हम लोगों ने अभी तक पॉलिटी में क्या क्या पोर्शन कवर किया था? विल टेल मी, पॉलिटी में क्या क्या पोर्शन कवर किया था? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, प्रीम्बल, historical background, preamble, and silent features. ओके, साइलेंट फीचर्स, ये सब हो गए थे। अच्छा हाँ, हमें फंडामेंटल राइट स्टार्ट करना था, जो हमने शायद स्टार्ट नहीं किया था या किया था? नहीं किया था। नहीं किया था। नहीं किया था। ओके हाँ, जो लास्ट क्लास जो थी, जो उसमें स्टार्ट करना था, तो मैंने उसमें क्वेश्चन ही आप लोगों को करा दिए थे, एमसीक्यू कराए थे, करेक्ट? ओके, तो आज हम लोग फंडामेंटल राइट स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने बोला भी था कि आगे मैं फंडामेंटल राइट पढ़ूंगा। अच्छा, जितना मैंने पॉलिटी में पढ़ाया है वो सब आप लोग रिवाइज कर रहे थे? यस सर। जो सर याद है। याद है? और सब रिवाइज कर रहे थे, अच्छे से कर रहे थे? आप लोगों को मैंने बोला था ना वो माइंड मैप बनाने के लिए, बनाया किसी ने? बनाया सर, बनाया। वो नोट्स बना दिया सर। नोट्स बना दिया, तो शेयर तो नहीं किया? नहीं किया। नोट्स बना के शेयर तो करना चाहिए था ना। ठीक, नोट्स थोड़ा अच्छे तरीके से बनाए और शेयर जरूर करें। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का भी मुझे नोट्स चाहिए, देन प्रियम्बल का भी मुझे चाहिए। प्रियम्बल का मैंने एक आपको शॉर्ट में दिखाया था ना, एक नोट्स किस तरीके से बनाते हैं। किसका दिखाया था? प्रियम्बल का दिखाया था कि साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दिखाया था? प्रीएम्बल का दिखाया था सर। प्रियम्बल का दिखाया था। तो उसी तरीके से आप इस 3 चैप्टर का एक माइंड में बना के मुझे शेयर कर देंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास में, ये सबके लिए, तो स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, क्योंकि जब सिलेबस होता जाएगा तो अभी आपको दिख रहा होगा कि 40-50% आपका सिलेबस हो चुका है। आपको लग रहा हो आपको बस बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए, उन सब चीज को एक साथ याद रखना, रिवाइज करना, एग्जाम में जाके एग्जीक्यूट करना, ये काफी टफ जॉब होता है। तो इसको इजी करने के लिए हम लोग इस तरीके का काम करते हैं। चलिए ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट, कुछ लोग पढ़े होंगे कि फंडामेंटल राइट क्या होता है, कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे, कुछ लोग क्लास में नहीं होंगे। अच्छा, क्लास में आज कोई न्यू स्टूडेंट भी है इस पॉलिटी के क्लास में? इज देयर समवन हु इज न्यू इन दिस क्लास, जिनका आज फर्स्ट क्लास हो पॉलिटी का? कोई है क्या ऐसे? ओके, कौर, चलिए मैं आपको कौर के नाम से ही बोल रहा हूँ। तो यू आर न्यू इन दिस क्लास। चलिए देखिए, आज हम लोग फंडामेंटल राइट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर कवर किया है। उस 3 चैप्टर का रिकॉर्डेड सेशन आप देख लेंगे, ऐप पे अवेलेबल है। वहां से अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो आप मुझे बता देंगे, व्हाट्सएप आप मुझे कर सकते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा। कोई फर्दर कोई मेजर डाउट होगा तो मैं आपको फोन कॉल पे भी मैं आपको वो डाउट्स क्लियर कर दूंगा। आज हम लोग फंडामेंटल राइट स्टार्ट करने जा रहे हैं। बीट की अगर आपको पहले का कोई चीज नहीं भी पता हो तो भी आज आपको क्लास में सब कुछ समझ आएगा, क्योंकि जब भी कोई नया टॉपिक स्टार्ट होता है तो मैं बिल्कुल ही फ्रेश तरीके से उस टॉपिक को समझाता हूँ। ठीक है, सो डोंट वरी, और सब कोई कॉपी पेन लेके जरूर बैठेंगे। मैंने करंट अफेयर से क्लास में बताया और इसमें मैं बता रहा हूँ, कॉपी पेन के बिना क्लास में नहीं आएंगे। पहले हम लोग समझते हैं कि ये फंडामेंटल राइट क्या है और ये कहाँ से आया, ये क्यों इसको फंडामेंटल राइट बोलते हैं, ये सब कुछ हम लोग समझते हैं। देखिए, मैग्ना कार्टा का आपने नाम सुना है? मैग्ना कार्टा, किस किंग ने इस मैग्ना कार्टा को साइन किया था? देखिए पहले क्या होता था ना, गॉड गॉड ने पूरा यूनिवर्स बनाया और इसके बाद जस्ट उस पे रूल कौन कर रहा था? किंग। तो सब कुछ कौन फॉलो करता था? तो जो भी पब्लिक होते थे वो किंग के डिसीजंस को फॉलो करते थे। किंग जिस भी चीज को डिसाइड करता था कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो लोग आंख बंद करके उस चीज को फॉलो करते थे, क्योंकि ऐसा होता था कि ये गॉड के डायरेक्ट मैसेंजर है। इस तरीके से फील किया जाता था किंग को कि किंग इज द सेकंड गॉड। गॉड के बाद जो सेकंड गॉड होते हैं वो किंग होते हैं। ठीक है,
तो इससे क्या हुआ कि जो किंग जब जो थे ना, किंग जॉन बैरन्स, ओके ओके, चलिए, ये जो किंग जो थे ना, ये किंग ऑथोरिटेरियन होते चले गए थे। धीरे धीरे इनका जो राइट्स था, सॉरी, इनका जो पावर था, ये जो पावर को बहुत ज्यादा ऑथोरिटेरियन होता चला गया था ये पावर, क्योंकि ये जिस भी तरीके से चाहते थे उस तरीके से रूल करते थे, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर राइट्स था नहीं। उस टाइम पे जो लोग थे उनके पास प्रॉपर राइट्स नहीं था, कोई भी राइट्स उनके पास अवेलेबल नहीं था। तो जब कोई भी चीज अनलिमिटेड हो जाता है तो क्या होता है, अनलिमिटेड पावर आएगा तो कभी ना कभी रिवेलियंस तो होंगे ना। किसी भी चीज का एंड तो होता ही होता है, अगर किसी भी चीज, कोई भी बुरा चीज का एंड जरूर होगा। तो यही हो रहा था। तो धीरे धीरे किंग इतना ऑथोरिटेरियन हो गए कि जाते जाते ये पावर अनलिमिटेड पावर में कन्वर्ट किया और इसका एक सैचुरेशन पॉइंट आया। और इस सैचुरेशन पॉइंट पे रेवेलियन स्टार्ट हो चुके थे, रिवॉल्ट, लोग रिवॉल्ट करना शुरू कर दिए थे। तो किंग जॉन के अंदर एक पीस ट्रीटी साइन किया गया था, पीस ट्रीटी, जिसको मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया, मैग्ना कार्टा। और ये ट्रीटी कब साइन किया गया था, तो हु विल टेल मी कि किस डेट पे ये ट्रीटी साइन किया गया था, ये जो मैग्ना कार्टा था ये किस डेट पे साइन किया गया था। चलिए ईयर मैं आपको बता देता हूँ, 1215 में साइन किया गया था। व्हाट वाज द डेट, किसी को नहीं पता है डेट क्या था, किसी को पता है क्या? 15 जून, वंडरफुल, 15 जून को ये ट्रीटी साइन किया गया था। 15 जून 2015 को ये ट्रीटी साइन किया गया था। इस ट्रीटी में क्या था कि अब लोगों को राइट्स दिया गया था। अभी तक लोगों के पास अपना कोई राइट ही नहीं था, तो धीरे धीरे लोगों को राइट्स दिया गया, ठीक है। अब यहाँ से मैग्ना कार्टा के स्टार्ट हुआ था, इसी को बिग बैंग के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि विच लॉ इज नोन एज बिग बैंग, तो जो मैग्ना कार्टा था उसी को बिग बैंग के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल लॉ के तौर पे ये आया था। यहाँ पे बहुत ज्यादा रिवॉल्यूशन के बाद ये लॉ आया था, इसीलिए इसको बिग बैंग लॉ के नाम से भी इसको जानते हैं, मैग्ना कार्टा को, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था, तो जो यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वहां पे बिल ऑफ राइट को अमेंड किया गया था। यूएस का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स नहीं था। जो बिल ऑफ राइट्स, जो यूएस में जो फंडामेंटल राइट्स को बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं, तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन यूएस का था, वहां पे ये ओरिजिनली ये बिल ऑफ राइट्स अवेलेबल नहीं था। थ्रू अमेंडमेंट इस राइट्स को वहां पे इंक्लूड किया गया था यूएसए में, ठीक है। बट यहाँ पे स्टिल कुछ सर्टेन लिमिटेशंस थे इस राइट्स में, बट एटलीस्ट लोग खुश तो हुए कि लोगों को कुछ राइट्स दिया गया। जो पहले किंग अथॉरिटेरियन के तरीके से रूल कर रहे थे, लोगों के पास कोई भी राइट्स नहीं था, तो लोगों के डिग्निटी को रिकॉग्नाइज किया गया था और सर्टेन राइट्स लोगों को प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। तो यहाँ से इसका ओरिजिन होता है, बिल ऑफ राइट्स का यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ था थ्रू अमेंडमेंट अंडर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हमारे यहाँ जो फंडामेंटल राइट है, उसका सबसे खूबसूरत बात, यस ग्रेट चार्टर के नाम से भी इसको जानते हैं, बिग बैंग के नाम से भी इसको जानते हैं। हमारे यहाँ जो ये जो फंडामेंटल राइट आया, इसका सबसे ब्यूटीफुल पार्ट ये है कि यह हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये आया है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे इस कॉन्स्टिट्यूशन के, उसने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट को इंस्क्राइब किया। क्यों फंडामेंटल राइट को उन्होंने डाला था? क्योंकि ये राइट्स जो है, अब इसको फंडामेंटल, अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इस फंडामेंटल राइट को हम लोग फंडामेंटल क्यों बोलते हैं, इसका नाम फंडामेंटल क्यों पड़ा? कहीं पे इसको बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं, कहीं पे यहाँ पे इंडिया में इसका नाम फंडामेंटल क्यों पड़ा? क्योंकि इंडिया में इसका नाम फंडामेंटल इसलिए पड़ा क्योंकि जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने इसको बेयर मिनिमम राइट्स के रूप में यूज किया था। बेयर मिनिमम राइट्स, कि जो भी इंडिविजुअल्स हमारे सोसाइटी में है उनको सर्टेन राइट्स होना चाहिए। सर्टेन राइट्स का मतलब बेयर मिनिमम, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग लिविंग इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। अगर आपको एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहना है, तो इस सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहने के लिए आपके पास ये राइट्स जो होने चाहिए, ये अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर ये राइट आपको नहीं दिया जाएगा
तो you can't guarantee that you are being residing in a civilized society. फिर जो आपका जो सोसाइटी होगा वो सिविलाइज सोसाइटी नहीं रह जाएगा। तो जो भी राइट्स, फंडामेंटल राइट्स में जो भी राइट्स हमें दिए गए हैं वो सब बेयर मिनिमम राइट्स है। ये सब हमारा जो राइट्स है, ये इसको बेयर मिनिमम राइट्स क्यों बोलते हैं, क्यों दिया गया हमें? क्योंकि इफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज पॉसिबल, अगर ह्यूमन का एग्जिस्टेंस पॉसिबल है और ह्यूमन को अगर एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में अपनी लाइफ को सस्टेन करना है तो ह्यूमन को सर्टेन राइट्स दिया जाना चाहिए और उसी राइट्स का नाम है फंडामेंटल राइट्स। इसलिए इसको फंडामेंटल भी बोलते हैं, इसको बेयर मिनिमम राइट्स भी बोलते हैं, इसको बेसिक राइट्स भी बोलते हैं, इसको एसेंशियल राइट्स भी बोलते हैं। बिना इसके आपका ह्यूमन एग्जिस्टेंस अच्छे से पॉसिबल नहीं। जैसे बहुत तरीके का राइट्स इसमें मेंशन्ड है, अनटचेबिलिटी, राइट टू लाइफ। अगर आपको राइट टू लाइफ का गारंटी नहीं दिया जाता है तो क्या आप एक सिविलाइज सोसाइटी में हैं? कल को कोई आके, कोई भी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन आके आपको फांसी पे चढ़ा सकता है, आपको गोली मार सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो क्या ये सिविलाइज सोसाइटी होगा? नहीं होगा। द सोसाइटी विल नो लॉन्गर रिमेन अ सिविलाइज सोसाइटी। तो अगर हमारे पास सर्टेन बेसिक राइट्स नहीं होंगे, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, अगर हम इस राइट्स को एंजॉय नहीं करेंगे, the society will no longer be a civilized society. ये समझ आया? Because it is essential for all round development for human personality. वही तो मैं बता रहा हूँ, अगर ह्यूमन एग्जिस्टेंस अगर चाहिए, एक सिविलाइज सोसाइटी अगर चाहिए, तो आपको ये सारा राइट्स गिवन होना चाहिए। और जो राइट्स आपको एक सिविलाइज सोसाइटी में रहने के लिए जो भी एसेंशियल राइट्स है, उसी राइट्स को हम लोग फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये आता है कि जो फंडामेंटल राइट्स का इंस्पिरेशन कहाँ से आया था? तो ये फंडामेंटल राइट्स का इंस्पिरेशन बिल ऑफ राइट्स से आया था। ठीक है, अब हमें ये राइट्स तो दे दिया गया कि आपके पास ये राइट्स होना चाहिए बस, बट इस राइट का गारंटी कौन लेता है? आपको ये राइट दिया गया, यू हैव द राइट टू लाइफ, बट इसका गारंटी कौन लेता है? Who will? अगर कोई गारंटी नहीं लेगा तो फिर इस राइट का क्या मतलब होगा? अगर कोई भी फंडामेंटल राइट का गारंटी लेने को तैयार नहीं होगा तो फिर इस राइट्स का कोई मतलब रह जाएगा? नो सर। जो भी राइट्स आपको गिवन है, फंडामेंटल राइट्स जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, ये सब गारंटीड राइट्स है। क्योंकि अगर ये गारंटीड नहीं होगा तो इस राइट्स का क्या मतलब होगा? तब तो फिर से सिविलाइज सोसाइटी पॉसिबल ही नहीं होगा, फिर से हमारा जो सोसाइटी होगा वो अनसिविलाइज सोसाइटी हो जाएगा। तो फंडामेंटल राइट्स इज ऑलवेज अ गारंटीड राइट्स, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद के रखिए कि फंडामेंटल राइट्स जो होता है ये गारंटीड राइट्स होता है। और ये असर्शन रीजनिंग में पूछा गया था। इसका रीजनिंग क्या था कि इफ दिस राइट्स इज नॉट गारंटीड then it will no longer sustain as a civilized society। फिर सिविलाइज सोसाइटी का मतलब क्या हो जाएगा? कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये किस पार्ट में डिफाइंड है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में डिफाइंड है? पार्ट थर्ड 3 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये फंडामेंटल राइट्स डिफाइंड है। तो क्या जितने भी आर्टिकल्स हैं इन सब में राइट्स डिफाइंड है क्या? जितने भी आर्टिकल्स हैं फ्रॉम आर्टिकल नंबर 12 टू 35, जो भी फंडामेंटल राइट्स हम बोलते हैं, इन सब में राइट्स डिफाइंड है, सर्टेन राइट्स? नहीं सर। यस और नो? हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है इट स्टार्ट्स फ्रॉम आर्टिकल 12 एंड एंड्स टिल आर्टिकल 35। तो 12 टू 35 के बीच में जितने भी आर्टिकल्स हैं ये सब फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, जिसको हम लोग पार्ट 3 के नाम से जानते हैं। तो क्या ये जितने भी आर्टिकल्स हैं इन सब में जो भी राइट, जो भी आर्टिकल्स में जो भी प्रोविजंस गिवन है, क्या इसमें हर प्रोविजंस में सर्टेन राइट्स डिफाइंड है? यस सर, यस सर। नो। आर्टिकल 12 इटसेल्फ, इसमें आर्टिकल 12 फंडामेंटल राइट्स का स्टार्टिंग आर्टिकल है और इसमें किसी भी तरीके का राइट्स नहीं डिफाइंड है। आर्टिकल 13 इसमें किसी भी तरीके का राइट्स नहीं डिफाइंड है। तो कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन फंसाया जाता है कि जो भी प्रोविजंस हमारे पार्ट 3 में मेंशन्ड है उन सब में आपका फंडामेंटल राइट्स डिफाइंड है। तो आंसर इज नो, देयर आर सर्टेन प्रोविजंस जहां पे फंडामेंटल राइट्स डिफाइंड नहीं है। चलिए
ये यहाँ तक ये सब चीज आप लोग नोट करते चलिए कहीं। देखिए अब ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना, ये किस चीज को सिक्योर करता है? तो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सिक्योर करता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। और एक होता है सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को कौन सिक्योर करता है, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे कि ये क्या है। बट डीपीएसपी, वंडरफुल, डीपीएसपी। अब सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल राइट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स तो हम लोग समझे कि फंडामेंटल राइट्स है क्या। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं कि इसका फंडामेंटल राइट्स सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। यस, फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। अभी हम सब बता रहे हैं, जस्ट वेट, सब कुछ बताया जाएगा, डोंट वरी। देखिए आपने जो क्वेश्चन पूछा है, ये फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे मेंशन है, दिख रहा है आपको? सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी एक्सेप्ट 28-21। इस तरीके से मैं सब कुछ बता रहा हूँ, सो जस्ट हैव पेशेंस फॉर सम टाइम। जो फंडामेंटल राइट्स है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं, इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट कहाँ से होता है? तो सबसे पहले हमें जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, वो क्यों दिया गया है? क्योंकि ये बेसिक राइट्स है। अब ये राइट्स तो हमें दे दिया गया, इस राइट्स का गारंटी कौन लेता है? तो इस राइट्स का कोई तो गारंटी लेगा। तो चलिए, ये हमारा इस राइट्स का गारंटी लेता है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट किस चीज का गारंटी लेता है? इस राइट्स का। तो इस राइट्स को वायलेट कौन करेगा? कोई तो वायलेट करने वाला होगा ना, तभी तो उस चीज का गारंटी लिया जाएगा। अगर कोई वायलेट ही नहीं करेगा तो गारंटी का क्या मतलब है? तो आर्टिकल 12 में सबसे पहले इसी, सर थोड़ा स्पीड स्लो कीजिए, वी आर राइटिंग आल्सो। ओके, मेरा स्पीड फास्ट है क्या? सर इट्स ओके। थोड़ा मैं स्लो कर देता हूं। आप लोग नोट करिए, आप अगर आप नोट कर रहे हैं तब आप स्पीड स्लो करने के लिए बोल रहे हैं, दैट्स गुड। आप लोग सब कुछ नोट करते हैं। अभी इसको एक माइंड मैप के थ्रू हम लोग धीरे धीरे कनेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आपको फंडामेंटल राइट्स दिया गया, ये कहाँ से? पहले मैग्ना कार्टा आया, एक रिवेलियन हुआ था जहाँ पे लोगों के पास कोई राइट्स नहीं था और स्टेट्स के पास अनलिमिटेड पावर था। तो वहाँ पे एक रिवेलियन हुआ, वहाँ से मैग्ना कार्टा साइन हुआ, वहाँ से यूएस ने बिल ऑफ राइट्स को अमेंड करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला और यहाँ से हम लोग इंस्पायर्ड हुए और हम लोग फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टली हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में डाल सॉरी, हमने फंडामेंटल राइट्स को डायरेक्टली हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इंस्क्राइब किया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहा गया? क्योंकि ये बेसिक राइट्स है, दीज आर बेयर मिनिमम राइट्स। मैग्ना कार्टा एक तरीके का पीस ट्रीटी है, अभी मैंने बताया था मैग्ना कार्टा एक पीस ट्रीटी है जिसको बिग बैंग के नाम से भी बोलते हैं। इसमें इंडिविजुअल्स को राइट्स की दिया गया था, इंडिविजुअल को सर्टेन राइट्स दिया गया था, इसी को बोलते हैं मैग्ना कार्टा। ठीक है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स, अब फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक बेसिक राइट्स है। ये बेसिक क्यों है? क्योंकि अगर ये राइट्स अवेलेबल नहीं होगा तो यू कांट क्लेम दैट यू आर लिविंग इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। आप अपने सिविलाइज्ड सोसाइटी में अपने लाइफ को सस्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अब इस फंडामेंटल राइट को आपको दे दिया गया, सर्टेन राइट्स आपको प्रोवाइड किया गया है कि आपको सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहने के लिए आपको सर्टेन राइट्स दिया गया। अब इस राइट्स का गारंटी कौन लेता है? तो कोई तो गारंटी लेने वाला होना चाहिए ना। कोई आके आपके राइट्स को वायलेट करेगा तो उसके वायलेशन से बचने के लिए कोई तो होगा ना जो प्रोटेक्ट करेगा आपके राइट्स को। जो राइट्स आपको गिवन है, तो एक आपका प्रोटेक्टर होगा, प्रोटेक्टर, और दूसरा आपका वायलेटर होगा। तो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, यहाँ पे दो पार्ट बनता है। एक आपका प्रोटेक्टर होता है जिसको डिफेंडर के नाम से भी बोलते हैं, डिफेंडर, और दूसरा आपका वायलेटर होता है। फंडामेंटल राइट्स में सर्टेन राइट्स आपको गिवन है, यहाँ पे आपको राइट्स दिया गया है, बहुत तरीके का राइट्स दिया गया है। अब इस राइट्स को कोई आपका डिफेंड और प्रोटेक्ट करेगा और कोई इस राइट्स को आपका वायलेट करेगा। वायलेट कौन करेगा? तो कौन कौन वायलेट कर सकता है, ये आपका आर्टिकल 12 में मेंशन है। और कौन प्रोटेक्ट करेगा, ये आपका आर्टिकल 13 में मेंशन है। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को अगर लेमैन की लैंग्वेज में समझा जाए बिल्कुल आसान तरीके से, तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स को ऐसे ही डिवाइड करते हैं
कि फंडामेंटल राइट्स, हमारे पास सर्टेन राइट्स है, तो इस राइट्स का क्या हो सकता है, कोई प्रोटेक्ट करेगा और कोई वायलेट करेगा, कोई वायलेट करेगा तो उसको प्रोटेक्ट करने वाला कोई आएगा। तो जो प्रोटेक्टर है ये कौन है और जो वायलेटर है ये कौन है। तो सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट्स का स्टार्टिंग है वहां पे आर्टिकल 12 में स्टेट का डेफिनेशन दिया गया और इस स्टेट को क्या बोला गया है, हु कैन वायलेट, जो आपके राइट्स को वायलेट कर सकता है, हु कैन वायलेट, तो जो आपके राइट्स को वायलेट करने आएगा तो एट द सेम टाइम प्रोटेक्टर आके सामने खड़ा हो जाएगा और प्रोटेक्टर आके आपके राइट को प्रोटेक्ट करेगा। जैसे ही ये यहाँ से निकलेगा ना कि चलो हम इसके फंडामेंटल राइट्स को छीन के लाते हैं, तो प्रोटेक्टर यहाँ पे एक शील्ड क्रिएट कर देता है और इसको एंटर ही नहीं करने देगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी समझ आया कि आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 क्या है। मैंने कुछ समझाया नहीं है आर्टिकल 12 का, तो अभी हमने डेफिनेशन भी स्टार्ट नहीं किया है, आर्टिकल 13 में मैंने कुछ समझाया भी नहीं है, लेकिन एक आपका व्यू बना कि फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 क्या है। से यस और नो। यस सर। किसी को यहाँ यस तक सर। यहाँ तक के पार्ट में किसी को कोई दिक्कत है? Sir, हाँ, sir, protector and defender are the one and the same thing. नो, दे आर द डिफरेंट वंस। जैसे सपोज करिए आपको मैं स्वीट्स ला के देता हूँ, ठीक है, आप बच्चे, आपको मैंने स्वीट्स दिया, तो यहाँ पे ना 4-5 लोग खड़े हैं जो आपके स्वीट्स को छीन सकते हैं और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ जो आपके स्वीट्स को छीनने आएगा ना, तो मैं यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करूंगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे राइट्स गिवन है, फंडामेंटल राइट्स, बहुत सारा राइट्स गिवन है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपके राइट्स को वायलेट करने आएंगे, तो कोई आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करने आएगा। तो प्रोटेक्टर और वायलेटर सेम कैसे हो सकते हैं? Sir, I am asking about protector and defender. हाँ, प्रोटेक्टर और डिफेंडर तो एक ही चीज है ना, जो आपको प्रोटेक्ट करना या डिफेंड करना, बात तो एक ही है। Right, sir. बस सर वही थोड़ा सा डाउट। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। तो आर्टिकल 12 में क्या है कि जो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकता है उनका डेफिनेशन दिया है कि कौन कौन आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकता है। तो जो वायलेट कर सकते हैं उनका डेफिनेशन आर्टिकल 12 में है, और कौन आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा तो उनका डेफिनेशन आर्टिकल 13 में गिवन है। तो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 में कोई राइट्स मेंशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वायलेटर और प्रोटेक्टर के बारे में डेफिनेशन दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि ये क्या है। देखिए कुछ पोर्शन जो है ना आपको आर्टिकल नंबर 29 तक ये थोड़ा सा हैंड रिटन मिलेगा, क्योंकि मैंने पूरा ही पहले पॉलिटी जब मैं पढ़ाता था ना तो पूरा ही मैं हैंड रिटन नोट्स देता था। बाद में बहुत लोगों को दिक्कत होता था लैंग्वेज समझने में, राइटिंग थोड़ा समझने में, क्योंकि कुछ लोग को कर्सिव आता था कुछ ऐसा, तो मैंने उसको फिर से टेक्स्ट में कन्वर्ट करना शुरू किया। तो कुछ पोर्शन रह गया है उसको मैं अभी तक कन्वर्ट नहीं कर पाया हूँ, तो आगे मैं कर दूंगा। बस थोड़ा सा पोर्शन ही बचा हुआ है, ये आर्टिकल नंबर 12 से 29 तक का ही पोर्शन बचा हुआ है और पीछे से मैं कन्वर्ट करता चला गया हूँ। तो ये मैं आपको इसी फॉर्म में आपको दूंगा, ठीक है। चलिए, फंडामेंटल राइट्स। हेलो सर। यस हेलो सर। यस, टेल मी। हमने कहा फंडामेंटल राइट्स यूनिवर्सल है, फंडामेंटल राइट्स, तो फिर हेलो सर, फंडामेंटल राइट्स यूनिवर्सल है यूनिवर्सल ऐसा मैंने नहीं कहा। फंडामेंटल राइट्स यूनिवर्सल ऐसा मैंने नहीं कहा। ओके, चलिए समझते हैं। ऐसा मैंने कहीं नहीं बोला कि फंडामेंटल राइट्स यूनिवर्सल है। मैंने जब समझाया तो मैंने मैग्ना कार्टा को समझाया कि ये बिग बैंग है। कहीं भी मैंने अभी बोला है कि फंडामेंटल राइट्स यूनिवर्सल है? मैंने मैग्ना कार्टा को समझाया। मैग्ना कार्टा का। देखिए अब आराम से समझते चलते हैं। फंडामेंटल राइट्स, दीज आर द बेसिक राइट्स, जिसको बेयर मिनिमम राइट्स भी बोलते हैं। ये जो राइट्स है ये क्या करता है, तो रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करता है किस पे, स्टेट पे। ये स्टेट क्या नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको राइट्स दिया गया तो कोई तो आएगा जो आपके राइट्स को वायलेट करेगा। तो कौन होगा, तो स्टेट्स आपके राइट को वायलेट करेगा। अब कौन स्टेट के डेफिनेशन के अंदर फॉल करता है और कौन आपके राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता है, ये सब फंडामेंटल राइट्स में मेंशन्ड है।
ये फंडामेंटल राइट्स कहाँ से इंस्पायर्ड हुआ है? तो यूएस के बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर्ड हुआ है। किस पार्ट में ये मेंशन्ड है? तो पार्ट 3 में मेंशन्ड है, फ्रॉम आर्टिकल नंबर 12 टू 35। ये जो राइट्स है ये आपके पॉलिटिकल फ्रीडम को सिक्योर करता है। जब सोशियो और इकोनॉमिक फ्रीडम को कौन सिक्योर करता है? तो डीपीएसपी सिक्योर करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? चेक ऑन अनलिमिटेड पावर ऑफ द स्टेट। देखिए आप जो लिख रहे हैं यहाँ पे यूनिवर्सल वाला पार्ट है, वो आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये जो यूनिवर्सल वाला पार्ट है ना, उसको परमानेंट, सैक्रोसेंट इस फॉर्म में भी देखा जाता है। अभी मैं उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, चेक ऑन अनलिमिटेड पावर ऑफ द स्टेट। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स फंडामेंटल राइट का यही है ना कि जब ऑथोरिटेरियन पावर आ गया था। ऑथोरिटेरियन पावर का मतलब समझते हैं कि जब इलीगल पावर, जब अपने मनमानी जब करने लगते हैं, जब किंग मनमानी करते थे, तो इसी तरीके से जिसके पास भी अनलिमिटेड पावर आएगा वो क्या करेगा? फिर अपना वो रूल निकालने लगता है। तो उस अनलिमिटेड पावर को चेक करने के लिए, रोकने के लिए ये फंडामेंटल राइट्स आया था। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स यही है ना, चेक ऑन अनलिमिटेड पावर ऑफ द स्टेट, क्योंकि स्टेट के पास तो अनलिमिटेड पावर है। स्टेट जैसा चाहे वैसा लॉ बना सकता है, तो उसके पास तो ऑथोरिटेटिव पावर भी आ जाएगा। तो सर्टेन राइट्स गिवन हुआ, सर्टेन राइट्स दिया गया, जिसके थ्रू स्टेट्स पे, जो स्टेट्स का अनलिमिटेड पावर है, उस पे हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकते हैं। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट्स आया था। दिस इज अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट। ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये किसके अगेंस्ट अवेलेबल है? तो ये स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल है। स्टेट के अगेंस्ट क्यों अवेलेबल है? क्योंकि आपका वायलेटर कौन हो सकता है? स्टेट ही तो हो सकता है। तो ये इसलिए स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल है, क्योंकि लॉ बनाने का पावर किसके पास है? स्टेट के पास है। तो आज कोई लॉ बना हुआ है, उस लॉ को चेंज करके स्टेट कल को कोई दूसरा लॉ बना सकता है और आपके राइट्स को इन्फ्रिंज कर सकता है। तो हु कैन वायलेट? इट इज अ स्टेट हु कैन वायलेट योर राइट्स। तभी तो इस राइट्स को गारंटी किया गया कि देयर आर सर्टेन इंस्टीट्यूशंस हु विल गारंटी योर राइट्स, कि जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है उस राइट का वायलेशन हो ही नहीं सकता है। बट एट द सेम टाइम क्या ये राइट्स एब्सोल्यूट है? तो इट इज नॉट एब्सोल्यूट राइट। ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये यूनिवर्सल नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बार बता दिया गया कि आपके पास फ्रीडम है फॉर सर्टेन थिंग्स तो वो फ्रीडम यूनिवर्सल हो गया, वो फ्रीडम एब्सोल्यूट हो गया। नहीं, ये जो भी राइट्स है ये क्वालिफाइड राइट्स है। क्वालिफाइड क्यों है? एब्सोल्यूट मींस, ठीक है। एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है कि सपोज आपको बता दिया कि आपने फंडामेंटल राइट्स देखा कि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल नंबर 19 में बताया गया यू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो अगर हम इसको एब्सोल्यूट बोल रहे हैं, इसका ये मतलब है कि इसमें कोई एक्सेप्शंस है ही नहीं, आप जो चाहे बोल सकते हो। बट ऐसा है क्या? आप कुछ भी चाहे बोल सकते हो। यू हैव द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आपके पास मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं है, जहां चाहे आप मूव कर सकते हो। नहीं, देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस आल्सो। तो जब लिमिटेशंस आ जाता है तो वो राइट्स जो होता है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है। तो दिस इज नॉट एब्सोल्यूट। अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोल सकते हो, देयर आर सर्टेन लॉ, जब आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलोगे तो गवर्नमेंट विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू। तो ये सब जो राइट्स होते हैं इसको एब्सोल्यूट राइट नहीं बोलते हैं। बट देयर आर सर्टेन प्रोविजंस अंडर फंडामेंटल राइट्स व्हिच आर absolute in nature, like article number 17. article number 17 क्या है? अनटचेबिलिटी। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। क्या ये एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का कोई भी एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। तो जब ऐसा कुछ होगा कि जिसका कोई एक्सेप्शंस एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट। लेकिन देयर आर मेनी प्रोविजंस अंडर फंडामेंटल राइट जिसका एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करता है, इसलिए फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। ठीक है। एंड द फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। फंडामेंटल राइट्स इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड होता है। कौन सा फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं हो सकता है? तो आर्टिकल नंबर 20 एंड आर्टिकल नंबर 21, ये जो दो फंडामेंटल राइट्स है ये सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग फंडामेंटल राइट स्टार्ट करते हैं। तो फंडामेंटल राइट जो हमारे स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? आर्टिकल नंबर 12 से। आर्टिकल नंबर 12 क्या बताता है? तो आर्टिकल नंबर 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है, और ये स्टेट कौन है? हु कैन वायलेट योर फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए स्टेट, अब इस स्टेट के डेफिनेशन के अंदर कौन कौन फॉल करता है? जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें आर्टिकल नंबर 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है।
तो अब स्टेट के डेफिनेशन के अंदर कौन कौन फॉल करता है ये देखना है। तो देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट ही किस तरीके से लिखा गया है, स्टेट बीइंग द बॉडी, स्टेट उस बॉडी को कहा जा रहा है विच कैन वायलेट फंडामेंटल राइट, जो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकता है, हैज बीन डिफाइंड बाय आर्टिकल 12। ये नहीं कहा गया है कि जो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा, वो कर सकता है, इसीलिए तो डिफेंडर खड़ा है, उसको करने देता नहीं है। कुछ ऐसे बदमाश लोग होते हैं ना जो आपको तंग करेंगे, तो कोई डिफेंडर आपका खड़ा होता है जो आपको प्रोटेक्ट करेगा, तो वो आपको तंग कर सकते हैं। यहाँ पे इसी तरीके का स्टेटमेंट यूज किया गया है, स्टेट बीइंग द बॉडी, स्टेट उस बॉडी को कहा जा रहा है विच कैन वायलेट फंडामेंटल राइट, जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकता है। इट विल नॉट वायलेट योर फंडामेंटल राइट, अगर करेगा तो देयर आर गारंटी, दीज आर द गारंटीड राइट्स, वहां पे प्रोटेक्टर आपका खड़ा है, वहां पे डिफेंडर आपका खड़ा है। तो अब इस स्टेट के डेफिनेशन में वो कौन कौन सा बॉडी आएगा जो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकता है। तो देखिए लेजिस्लेचर एट द सेंटर एंड एट द स्टेट, लेजिस्लेचर सेंटर लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी, एग्जीक्यूटिव एट द सेंटर एंड एट द स्टेट। देखिए आज के डेट में आप लोग सब इंडिविजुअल लोग, बट कल को अगर आप केएस का एग्जाम या कुछ ऐसा स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम या फिर आप कुछ ऐसा यूनियन गवर्नमेंट का एग्जाम अगर आप क्लियर करते हो, तो आप इंडिविजुअल से स्टेट के डेफिनेशन में फॉल करने लगोगे, यू विल नो लॉन्गर रिमेन द इंडिविजुअल। तो आपका जो डेफिनेशन होगा वो आर्टिकल नंबर 12 के अंदर फॉल करेगा। तो आपके पास कितना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अच्छे से पढ़ाई करो और आप इस डेफिनेशन ऑफ द स्टेट के अंदर आके फॉल करो। चलिए अब ये जो डेफिनेशन ऑफ द स्टेट है, इसमें कौन कौन से बॉडी आते हैं। तो सबसे पहले जो लॉ बनाता है, लॉ कौन बनाता है, लेजिस्लेचर। तो चाहे वो सेंट्रल लेवल पे लॉ मेकर हो या वो स्टेट लेवल पे लॉ मेकर हो, वो सब स्टेट के डेफिनेशन के अंदर फॉल करेंगे। अब एग्जीक्यूटिव बॉडी जो लॉ को एग्जीक्यूट कराता हो, तो चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो। देन लोकल बॉडीज, बहुत ऐसे लोकल बॉडीज होते हैं ना, जैसे म्युनिसिपैलिटीज हो गया, पंचायत हो गया, ये सब क्या, ये सब लोकल बॉडीज है। कोई अदर अथॉरिटी, रेगुलेटरी एंड दोज अंडरटेकिंग वेलफेयर एक्टिविटीज, ये सब आपके स्टेट के डेफिनेशन के अंदर फॉल करते हैं। जो भी बॉडी स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट का कोई भी पार्ट फॉर्म करता हो, ये सब बॉडी आपके स्टेट के डेफिनेशन के अंदर फॉल करते हैं। वो पब्लिक अंडरटेकिंग हो, जैसे बैंक्स, बैंक क्या होता है, पब्लिक अंडरटेकिंग होता है ना, LIC, ONGC, जो भी स्टेट के डेफिनेशन, जो भी स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, कोई भी लोकल बॉडीज, ये सब आपके स्टेट के डेफिनेशन के अंदर फॉल करेंगे, इंक्लूडिंग द लोअर जुडिशरी ऑल्सो। यहाँ पे स्टेट के डेफिनेशन में लोअर जुडिशरी भी आता है। लोअर जुडिशरी इज नॉट योर प्रोटेक्टर, रेदर देन इसको भी वायलेटर के फॉर्म में डाला गया है। हाउएवर हायर जुडिशरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस डेफिनेशन। तो ये जो स्टेट का डेफिनेशन है ना, ये काफी वाइड है। आप किसी भी बॉडी को देख लो, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट से कहीं से भी रिलेटेड है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कहीं से भी रिलेटेड हो, तो वो सब बॉडी क्या होगा, स्टेट के डेफिनेशन के अंदर फॉल करेगा, इवन द लोअर जुडिशरी। लेकिन जो हायर जुडिशरी होता है इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस डेफिनेशन। व्हाई? बिकॉज दिस इज बिकॉज दे आर द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट, नॉट देयर वायलेटर। वो तो वायलेटर होते हैं, सॉरी, वो तो प्रोटेक्टर होते हैं, वो आपके वायलेटर नहीं होते हैं। तो जो हायर जुडिशरी, दैट इज हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, ये जो दो जुडिशरी होता है, ये आपका प्रोटेक्टर होता है, इसी को डिफेंडर भी बोलते हैं। तो दीज डज नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ द हायर जुडिशरी, मैंने बता दिया ना, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। लोअर जुडिशरी टिल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक जो भी कोर्ट्स होते हैं वो सब आपके लोअर जुडिशरी के अंदर आता है। हायर जुडिशरी का मतलब हो गया हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो दो कोर्ट्स होते हैं, ये आपके स्टेट के डेफिनेशन के अंदर फॉल नहीं करते हैं। तो आप कोई भी ऐसा बॉडी देखो जो भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी भी फॉर्म में एसोसिएटेड होगा, वो सब का सब स्टेट के डेफिनेशन के अंदर फॉल करता है। तो आर्टिकल 12 क्या बताता है, आर्टिकल 12 क्या बताता है? Sir, who can violate our fundamental rights? यस, तो आर्टिकल 12 में क्या मेंशन है, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। और ये स्टेट का डेफिनेशन है
ये वाइडर फॉर्म में मेंशन है, बहुत वाइडली इसको डिफाइन किया गया है कि हु फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ दिस स्टेट। कोई भी प्राइवेट एजेंसी भी होता है ना, जो प्राइवेट बॉडी भी होता है, अगर वो स्टेट का किसी भी तरीके से एसोसिएटेड होगा तो ये भी आपका स्टेट के डेफिनेशन के अंदर फॉल करेगा। कोई भी प्राइवेट एजेंसी इफ इट इज वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट अंडर द स्टेट, सो इट विल आल्सो फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। तो ये भी स्टेट के डेफिनेशन के अंदर फॉल करता है। यही है आपका आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर 12 में क्या डिफाइंड है? तो आर्टिकल नंबर 12 में स्टेट का डेफिनेशन गिवन है। और आप जब डीपीएसपी स्टार्ट करेंगे तो डीपीएसपी आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है, तो वहां पे आर्टिकल 36 बिल्कुल सिमिलर है आर्टिकल 12 के। यहाँ पे भी आर्टिकल 36 में स्टेट को डिफाइन किया गया है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में डिफरेंस क्या है। फंडामेंटल राइट ये बताता है कि स्टेट क्या नहीं कर सकता, व्हाट स्टेट कांट डू। स्टेट क्या नहीं कर सकता है, मतलब आपके फंडामेंटल राइट को क्या कैसे कैसे वो इन्फ्रिंज नहीं कर सकता है। और जो डीपीएसपी होता है ना, इसमें ये बताया जाता है व्हाट स्टेट कैन डू, व्हाट स्टेट क्या कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेट का डेफिनेशन आर्टिकल 12 में, और यही डेफिनेशन आर्टिकल 36 में है अंडर डीपीएसपी। डीपीएसपी में जो आर्टिकल 36 में जो डेफिनेशन है स्टेट का,